तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो स्कूल में कई लोगों के लिए सिरदर्द था। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। हमें कुछ सोर्सेज मिले हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को तोड़कर समझाते हैं। और आज हमारा मिशन सिर्फ ये रटना नहीं है कि समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाए, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे का बड़ा आइडिया क्या है। आखिर हम ये सब करते ही क्यों हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ एक अकादमिक एक्सरसाइज नहीं है। ये रसायन विज्ञान के सबसे बुनियादी और गहरे नियमों में से एक को मानने जैसा है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये एक सार्वभौमिक नियम है जो कहता है कि आप पदार्थ को बना या मिटा नहीं सकते। आप सिर्फ उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तीर के बाईं ओर मतलब अभिकारक में जितने भी परमाणु हैं, ठीक उतने ही और उसी प्रकार के परमाणु तीर के दाईं ओर यानी उत्पाद में होने चाहिए। हिसाब बराबर। हिसाब बराबर। मुझे ये पसंद आया। तो ये एक तरह से ब्रह्मांड की अकाउंटिंग है। कुछ भी गायब नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए इस अकाउंटिंग की परतों को खोलते हैं। किसी भी तरीके को आजमाने से पहले कुछ सुनहरे नियम हैं जिन्हें कभी नहीं तोड़ना चाहिए, है ना? हाँ, ये 3 नियम आधारशिला हैं। इन्हें बदले बिना आप कुछ नहीं कर सकते। पहला और सबसे जरूरी नियम है सबस्क्रिप्ट्स यानी सबस्क्रिप्ट्स को कभी न बदलें। ये किसी फॉर्मूले के अंदर लिखे छोटे अंक होते हैं। जैसे पानी के फॉर्मूले H2O में 2, ये उस अणु की पहचान है। अगर आपने H2O के 2 को बदलकर कुछ और कर दिया तो वो पानी नहीं रहेगा। मतलब अगर मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O को H2O2 लिख दिया तो मैंने पानी को हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिया। ये तो पूरी तरह से एक अलग चीज है। ये पानी को ब्लीच बनाने जैसा है। बिल्कुल, ये एक रासायनिक पाप है। दूसरा नियम इसी से जुड़ा है। आप केवल गुणांक यानी कोएफिशिएंट्स बदल सकते हैं। ये वो बड़ी संख्याएं हैं जो आप किसी फॉर्मूले के सामने लिखते हैं, जैसे 2H2O। ये बस ये बताता है कि आपके पास उस अणु की कितनी इकाइयां हैं। आप 2 पानी के अणु ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, लेकिन हर अणु रहेगा H2O ही। और तीसरा नियम बहुत सरल है। अगर किसी फॉर्मूले के सामने कोई गुणांक नहीं लिखा है तो उसे 1 माना जाता है। ठीक है, नियम तो सीधे हैं, लेकिन इसे याद रखने के लिए इसके समझने के लिए सोचिए आप एक फील्ड ट्रिप के लिए सैंडविच बना रहे हैं। सैंडविच, ओके, ये दिलचस्प है। हाँ, मान लीजिए एक परफेक्ट चीज सैंडविच की रेसिपी यानी उसका फॉर्मूला तय है। 2 ब्रेड स्लाइस और 1 पनीर स्लाइस। ये ब्रेड 2 पनीर 1 जैसा है। ये 2 और 1 सबस्क्रिप्ट हैं। आप इन्हें नहीं बदल सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आज से मेरा चीज सैंडविच 3 ब्रेड स्लाइस से बनेगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सैंडविच की रेसिपी यानी 2 ब्रेड और 1 पनीर ये सबस्क्रिप्ट है जिसे हम बदल नहीं सकते, और मेरे पास जो ब्रेड और पनीर का ढेर है वे मेरे अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स हैं। एकदम सही। और आप जो सैंडविच बना रहे हैं वे आपके उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स हैं। अब आप सिर्फ ये बदल सकते हैं कि आप कितने सैंडविच बनाते हैं। आप 5 सैंडविच बना सकते हैं या 10, ये आपका गुणांक है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहां भी लागू होता है। अगर आपने 20 ब्रेड स्लाइसेस शुरू किया था तो अभिक्रिया के अंत में आपके पास कुल 20 ब्रेड स्लाइस ही होने चाहिए, चाहे वो सैंडविच के अंदर हो या बचे हुए हों। ब्रेड हवा में गायब नहीं हो सकती। तो समीकरण को संतुलित करना बस ये पक्का करना है कि कोई भी ब्रेड या पनीर का परमाणु गायब न हो। ठीक है, अब जब नींव स्पष्ट है तो हम इस पहेली को सुलझाना कहाँ से शुरू करते हैं? तो हम एक तरह से पहेली सुलझाने के सबसे सीधे तरीके से शुरू कर रहे हैं, बस टुकड़ों को लगाकर देखना। लेकिन मुझे यकीन है कि जैसे जैसे पहेलियां मुश्किल होती जाएंगी हमें बेहतर औजारों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। सबसे आम तरीका है निरीक्षण द्वारा संतुलन, जिसे हम ट्रायल एंड एरर मेथड भी कह सकते हैं। ये ज्यादातर सामान्य समीकरणों के लिए काम करता है। इसकी रणनीति है कि आप सबसे जटिल दिखने वाले अणु से शुरू करें जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु हो। उसे संतुलित करने से अक्सर बाकी समीकरण को हल करना आसान हो जाता है। मेरा मन तो हमेशा ऑक्सीजन से शुरू करने का करता है, क्योंकि वह अक्सर O2 के रूप में अकेला होता है और आसान लगता है। क्या ये एक गलत सोच है? ये एक बहुत ही आम गलती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमेशा अंत के लिए बचाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अक्सर समीकरण के दोनों तरफ कई अलग-अलग यौगिकों में मौजूद होते हैं। अगर आप उन्हें पहले संतुलित करने की कोशिश करेंगे तो आप एक ऐसे चक्र में फंस जाएंगे जहां आप एक चीज ठीक करते हैं और दूसरी बिगड़ जाती है। हाँ, मैं ये गलती 100 बार कर चुकी हूँ। आप एक को ठीक करते हैं और दूसरी तरफ सब कुछ बिगड़ जाता है। ये एक कभी ना खत्म होने वाले वैक्यूमोल जैसा लगता है। बिल्कुल सही उपमा है।
इसी वैकेमोल से बचने के लिए एक सम विषम तकनीक मतलब इवन ऑड ट्रिक भी है। अगर कोई तत्व एक तरफ सम संख्या में है जैसे O2 और दूसरी तरफ विषम संख्या में जैसे H2O, तो विषम वाले पक्ष को किसी गुणांक से गुणा करके सम बना दें, आमतौर पर 2 से। इससे संतुलन बनाना आसान हो जाता है। और सबसे जरूरी कदम, जब आपको लगे कि सब कुछ संतुलित हो गया है तो एक एटम अकाउंटिंग तालिका बनाकर अंतिम जांच जरूर करें। हर तत्व के परमाणुओं को दोनों तरफ गिने और सुनिश्चित करें कि वे बराबर हैं। हाँ, ये पॉलीएटॉमिक आयन और पानी वाली ट्रिक तो बहुत काम की है, लेकिन ये तब काम करती हैं जब चीजें साफ सुथरी हों। मुझे हमेशा दहन अभिक्रियाओं से डर लगता था, जहां ऑक्सीजन हर जगह बिखर जाता है। क्या उनके लिए कोई खास रणनीति है? हाँ, दहन अभिक्रियाएं मतलब कंबशन रिएक्शंस मुश्किल हो सकती हैं क्योंकि ऑक्सीजन एक अभिकारक के रूप में भी होता है और फिर 2 अलग-अलग उत्पादों CO2 और H2O में बढ़ जाता है। इनके लिए एक बहुत ही एलिगेंट तरीका है जिसे भिन्न विधि या फ्रैक्शन मेथड कहते हैं। भिन्न? एक मिनट, समीकरण में भिन्न का इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या ये कानूनी है? मुझे लगा था कि गुणांक हमेशा पूर्णांक होने चाहिए। कदम के रूप में करते हैं ताकि संतुलन आसानी से हो सके। ये एक अस्थायी जुगाड़ है। प्रक्रिया सीधी है, पहले कार्बन को संतुलित करें, फिर हाइड्रोजन को, अंत में दाईं ओर उत्पादों में कुल ऑक्सीजन परमाणुओं को गिने। मान लीजिए आपको कुल 13 ऑक्सीजन चाहिए। अब बाईं ओर आपके पास O2 है। 2 को किससे गुना करें कि 13 आए? जवाब है 1332। तो आप अस्थायी रूप से O2 के सामने 1332 लिख दें। अच्छा, तो ये सिर्फ एक गणितीय चाल है। और फिर इस भिन्न से छुटकारा कैसे पाएं? बहुत आसान। समीकरण में जो भी भिन्न का हर मतलब डिनोमिनेटर है, जो आमतौर पे 2 होता है, उससे पूरे समीकरण के सारे गुणांकों को गुणा कर दें। तो 1332 बन जाएगा 13 और बाकी सभी गुणांक भी दुगने हो जाएंगे और आपको एक पूरी तरह से संतुलित समीकरण मिल जाएगा। ये तो बहुत ही कारगर तरीका है। लेकिन अब असली चुनौती पर आते हैं, जब अभिक्रियाएं और भी ज्यादा जटिल हों, जैसे रेडॉक्स अभिक्रियाएं, जहां इलेक्ट्रॉन इधर-उधर जा रहे होते हैं, वहां तो ट्रायल एंड एरर काम नहीं करता होगा ना? आप बिल्कुल सही हैं। ऑक्सीकरण अपचयन यानी रिडॉक्स अभिक्रियाओं के लिए जहां इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, निरीक्षण विधि लगभग असंभव हो जाती है। इनके लिए हमें एक ज्यादा व्यवस्थित और शक्तिशाली तरीके की जरूरत होती है, जिसे अर्ध अभिक्रिया विधि कहते हैं, हाफ रिएक्शन मेथड। अर्ध अभिक्रिया मतलब हम अभिक्रिया को 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं। हाँ, हम पूरी अभिक्रिया को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। एक ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया जहां इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एक अपचयन यानी रिडक्शन की प्रक्रिया जहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। फिर हम इन दोनों को अलग-अलग संतुलित करते हैं और अंत में जोड़ देते हैं। अच्छा, और ये तरीका सिर्फ अकादमिक नहीं है। बैटरी कैसे काम करती है या धातु पर जंग कैसे लगता है, ये समझने के लिए रिडॉक्स अभिक्रियाओं को इस तरह तोड़कर देखना जरूरी है। ये हमें इलेक्ट्रॉन के बहाव को देखने में मदद करता है, जो असल में ऊर्जा का बहाव है। ठीक है, तो ये सुनने में ज्यादा व्यवस्थित लग रहा है। चलिए इसके चरणों से गुजरते हैं। मान लीजिए हमारे पास अम्लीय विलयन मतलब एसिडिक सॉल्यूशन में एक अभिक्रिया है। पहला कदम, अभिक्रिया को 2 अर्ध अभिक्रियाओं में तोड़ें। दूसरा, हर अर्ध अभिक्रिया में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी परमाणुओं को संतुलित करें। फिर तीसरा कदम, ऑक्सीजन परमाणुओं को संतुलित करने के लिए जिस तरफ ऑक्सीजन की कमी हो वहां उतने ही पानी यानी H2O के अणु जोड़ें। ओके। चौथा कदम, अब हाइड्रोजन को संतुलित करें। अम्लीय विलयन में जिस तरफ हाइड्रोजन की कमी हो वहां उतने ही H+ आयन यानी प्रोटॉन जोड़ें। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, आवेश यानी चार्ज को संतुलित करें। हर अर्ध अभिक्रिया में दोनों तरफ कुल आवेश की गणना करें और जिस तरफ ज्यादा धनात्मक आवेश हो वहां उतने ही इलेक्ट्रॉन E- जोड़ें ताकि दोनों तरफ आवेश बराबर हो जाए। तो अब हमारे पास 2 अलग-अलग संतुलित अर्ध अभिक्रियाएं हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन भी शामिल हैं। आगे क्या? अब हम ये सुनिश्चित करते हैं कि दोनों अर्ध अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो। अगर एक में 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और दूसरे में 3 ग्रहण हो रहे हैं, तो हम पहली अभिक्रिया को 3 से और दूसरी को 2 से गुणा करेंगे ताकि दोनों में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। लक्ष्य ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण में खोए जाएं, उतने ही अपचयन में पाए जाएं। कुछ भी हवा में नहीं रहना चाहिए। वही हिसाब बराबर वाला नियम। बिल्कुल। अंत में दोनों अर्ध अभिक्रियाओं को जोड़ दें।
इलेक्ट्रॉन हमेशा कट जाने चाहिए क्योंकि वो दोनों तरफ बराबर होते हैं, और बाकी जो भी चीजें दोनों तरफ हैं जैसे H+ या H2O उन्हें भी सरल कर दें। ये बहुत व्यवस्थित है। लेकिन क्या होता है जब विलयन अम्लीय के बजाय क्षारीय मतलब बेसिक हो? वहां तो H+ आयन नहीं होते। क्षारीय विलयन के लिए बस एक अतिरिक्त कदम है। आप पहले पूरी प्रक्रिया अम्लीय विलयन की तरह ही करते हैं। अंत में जब आपके पास संतुलित समीकरण हो तो उसमें देखें कि कितने H+ आयन हैं। जितने H+ आयन हो उतने ही OH- आयन समीकरण के दोनों तरफ जोड़ने। अच्छा, तो अगर हमारे पास आखिर में 4H+ आयन बचते हैं, तो हम दोनों तरफ 4OH- जोड़ देंगे और फिर बाईं तरफ के 4H+ और 4OH- मिलकर 4 पानी के अणु बन जाएंगे। एकदम सही। H+ और OH- मिलकर पानी बनाते हैं। अब आपके समीकरण में दोनों तरफ पानी के अणु हो सकते हैं जिन्हें आप फिर से सरल कर सकते हैं, मतलब काट सकते हैं, और अंत में आपके पास एक ऐसा समीकरण बचेगा जो क्षारीय विलयन के लिए पूरी तरह से संतुलित होगा। ये वाकई एक शक्तिशाली तरीका है। क्या इससे भी कोई उन्नत तरीका है? मान लीजिए कोई बहुत ही जटिल औद्योगिक प्रक्रिया के लिए जहां दसियों चीजें एक साथ अभिक्रिया कर रही हों। हाँ, एक विशुद्ध गणितीय तरीका भी है। ये सबसे अचूक तरीका है और कंप्यूटर प्रोग्राम इसे ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम हर अणु के सामने एक चर, मतलब एक वेरिएबल जैसे A, B, C, D रख देते हैं। फिर हर तत्व के लिए हम एक रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन बनाते हैं जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। मतलब ये वैसा ही है जैसे आप स्कूल में x और y के साथ समीकरण हल करते थे, बस यहाँ हमारे पास कई तत्वों के लिए कई अज्ञात होते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ बड़े पैमाने पर की जाने वाली वही पुरानी बीजगणित है। आपको समीकरणों का एक सेट मिलता है और फिर आप उन्हें हल करके A, B, C, D के मान निकाल लेते हैं जो आपके गुणांक होते हैं। हाथ से करना थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये लगभग अचूक है। तो इतने सारे तरीकों और नियमों को जानने के बाद वे कौन सी आम गलतियां हैं जो लोग अक्सर करते हैं और जिनसे बचना चाहिए? मुझे यकीन है कि मैंने उनमें से ज्यादातर की हैं। सबसे आम गलती तो वही है जिसका आपने जिक्र किया, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से शुरू करना। ये आपको एक निराशाजनक चक्र में फंसा सकता है। दूसरी बड़ी गलती है सबस्क्रिप्ट बदलना, जो कि एक मूलभूत नियम का उल्लंघन है। ये संतुलन नहीं बल्कि एक नई अभिक्रिया लिखना है। और गुणांकों के बारे में? एक आम भूल है गुणांकों को ठीक से वितरित न करना। जब आप किसी अणु के सामने 3 लिखते हैं, जैसे 3CaNO3 तो ये 3 उस अणु के हर परमाणु पर लागू होता है। तो यहाँ 3 गुणा 1 बराबर 3 कैल्शियम परमाणु हैं, 3 गुणा 2 बराबर 6 नाइट्रोजन परमाणु हैं और 3 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 18 ऑक्सीजन परमाणु हैं। लोग अक्सर ब्रैकेट के अंदर के सबस्क्रिप्ट से गुणा करना भूल जाते हैं। और रेडॉक्स अभिक्रियाओं में मुझे लगता है कि आवेश को भूल जाना एक बड़ी गलती होगी। सबसे बड़ी गलती रेडॉक्स अभिक्रियाओं में सिर्फ परमाणुओं को ही नहीं बल्कि कुल आवेश को भी संतुलित करना होता है। तीर के बाईं ओर का कुल आवेश दाईं ओर के कुल आवेश के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये एक अतिरिक्त जांच है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो मुख्य बात मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि समीकरणों को संतुलित करना केवल एक गणित का सवाल नहीं है। यह प्रकृति के एक बुनियादी नियम द्रव्यमान संरक्षण को कागज पर दर्शाने का एक सम्मानजनक तरीका है। हमने देखा कि कैसे हम सरल अनुमान और जांच से शुरू करके ज्यादा व्यवस्थित और शक्तिशाली तरीकों तक पहुंच सकते हैं। और ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि किस काम के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा है। एक साधारण अभिक्रिया के लिए अर्ध अभिक्रिया विधि का उपयोग करना जरूरत से ज्यादा जटिल होगा और एक जटिल रेडॉक्स अभिक्रिया को सिर्फ देखकर हल करने की कोशिश करना लगभग असंभव और निराशाजनक होगा। आते हैं, अगर एक संतुलित समीकरण हमें किसी अभिक्रिया की रेसिपी बताता है कि क्या-क्या और कितनी मात्रा में मिलाना है ताकि हिसाब बराबर रहे, तो वो हमें क्या नहीं बताता है। ये हमें ये नहीं बताता कि अभिक्रिया कितनी तेजी से होगी या क्या वो कुछ निश्चित परिस्थितियों में होगी भी या नहीं। ये हमें ये भी नहीं बताता कि कितनी ऊर्जा निकलेगी या लगेगी। ये हमें रसायन विज्ञान की एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है, जिसे काइनेटिक्स और थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, जो शायद किसी और दिन की पड़ताल का विषय हो सकता है।